मेरा नाम आशीष यादव है। मेरी कहानी शुरू हुई थी 8 साल पहले। मैं एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था जिसको डॉग्स और एनिमल से ना कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। जैसे आप कभी दुकान पे जाते हो या आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आप कहीं वॉक कर रहे हो, आपको कोई डॉग दिख गया तो हाँ, वो थोड़ी-सी जो मन में दया होती है ना, तो आप 2-4 रुपए के, 5 रुपए के बिस्किट खिला देते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना ही था। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम पे क्या हुआ ना कि मुझे ना बीमारियों से बड़ा डर लगता था कि यार मुझे कोविड हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा एंड ऑल, ये सारी चीजें मुझे बड़ा डर लगता था। तो मैं ना अपने फ्रेंड के फार्म पे शिफ्ट हुआ था द्वारका में। वहां पे ना द्वारका में जब मैं शिफ्ट हुआ तो फार्म के बाहर ना एक डॉग बैठी थी जिसका नाम था जेरी। बाद में रखा मैंने उसका नाम, पहले उसका नाम क्या था मुझे नहीं पता, किसी ने रखा भी था या नहीं रखा था वो भी मुझे नहीं पता। सो हुआ क्या कि जब मैं दुकान पे जाता था कुछ सामान लेने के लिए ना, तो जेरी मेरे पीछे पीछे चल देती। तो मैं उसको 5 रुपए का बिस्किट खिला दिया करता था। वो बिस्किट खा के अपना खुश। ये ना रोज का रूटीन बन गया मेरा। जब भी मैं दुकान पे जा रहा हूँ जेरी मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो अब वो ना जब ऐसा करके महीना बीतता गया, 1 महीना जब हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि ये बिस्किट पे तो जिंदा नहीं रहेगी, एक काम करते हैं इसको दूध ब्रेड देते हैं। तो फिर जेरी जो है वो बिस्किट से आई दूध ब्रेड पे। तो दूध ब्रेड देना उसको चालू करा। अब वो एक टाइम से 2 टाइम के दूध ब्रेड पे आ गई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरे को 2 डॉग और दिखे वहां पे जिनका नाम था शैडो एंड मिल्टन। तो अब हम 2 से 4 हो गए। मैं, जेरी, शैडो और मिल्टन, हम 4 हो गए। अब क्या है, मैं जब भी दुकान पे जाता था वो 3 जो थे वो साथ में चलते थे। उनको दूध ब्रेड मिलेगा, वहीं पे खिलाया जाएगा उन्हें, फिर वो वापस मेरे को वापस छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए फार्म पे वापस आते थे। ऐसा चलता रहा 2-3 महीने। फिर एक दिन ना मैंने सोचा कि क्यों ना इनको फार्म के अंदर ले लिया। तो अब जेरी आई। पहले मैंने जेरी को लिया फार्म के अंदर। जेरी से मैं बहुत ज्यादा अटैच था। फिर जेरी के बाद मिल्टन भी आया और फिर शैडो भी आया। अब धीरे धीरे हुआ क्या ना कि ये सिलसिला जब ऐसे ही चलता रहा तो एक बार ना मुझे ऐसा लगा कि जेरी का ना पेट थोड़ा सा फूला हुआ है। मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों के बारे में कि क्यों फूला है और क्या है। तब मुझे लगा कि ये शायद प्रेग्नेंट है। अब जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके ना बच्चों की डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था। तो वो मैं उसको देखता रहता था कि कहीं इधर उधर बच्चे ना दे दे, कहीं इधर उधर नाली वाली में कहीं पे बच्चे ना दे दे। तो मैं उसका बड़ा ध्यान रखता था। एक दिन ना मेरे को जेरी पूरे दिन नहीं दिखी, वो गायब। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि जेरी कहाँ पे है। मुझे वो पूरे फार्म में कहीं पे भी नहीं मिली। मैं बाहर ढूंढा, मैंने कहीं पे भी नहीं मिली। सडन ना जेरी भागती हुई है। और भाग के जब वो जा रही थी ना तो ना हुआ क्या कि एक पैकेट सा उसके बैक साइड से नीचे गिरा। जब वो पैकेट मैंने देखा तो उसके अंदर एक बच्चा था। तो मैंने फटाफट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फटाफट गूगल करा और यूट्यूब की वीडियोस देखी कि क्या करना चाहिए। तो वो बच्चा ना एक पैकेट में आया। उस पैकेट को फिर मैंने फाड़ा, जिसके जब उसको ऑक्सीजन मिल पाया उस पैकेट को फाड़ने के बाद। और जेरी इतनी बेवकूफ थी कि वो भाग गई, वो कुछ भी नहीं कर रही है। मैं पूरे बच्चे साफ कर रहा हूँ उसके। ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद एक बच्चा और गिराया उसने कहीं पे जमीन पे, ग्रास के ऊपर, फिर उसको करा। ऐसे करते करते जेरी ने 7 पपीज को जन्म दिया। अब जहां हम पहले 2 थे, मैं और जेरी, फिर हम 4 हुए, अब हम हो गए 11। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल कि चलो जेरी को मैं तो संभाल सकता हूँ, शैडो को भी संभाल सकता हूँ, मिल्टन को भी संभाल सकता हूँ। तो अब ये जो बाकी 7 आए हैं, 7 और 4 हम 11, हम एक दूसरे को कैसे संभालेंगे? मैं बड़ी दुविधा में फंस गया। फिर किसी से मेरी बात हुई, मेरे कोई नॉन थी, उन्होंने मेरे को बताया कि इनको ना अडॉप्ट करा जाता है, लोग अडॉप्ट करते हैं, ले जाते हैं। फिर मैंने एक दिमाग में ख्याल आया कि यार इंडी डॉग्स को कौन अडॉप्ट करता है, देसी डॉग्स को? मैंने तो जितने भी लोगों के घरों में देखे वो तो ब्रीड डॉग्स होते हैं। तो उन्होंने कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कुछ पोस्ट बनाई और वो डाली, और मेरे पास कॉल्स बजने लग गई धड़ाधड़ कि हाँ हम आ रहे हैं बच्चे को लेने के लिए, आप बच्चा। मैंने ऐसे ऐसे करके 7 के 7 बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट कराए। बहुत ही अच्छी फैमिलीज में वो अडॉप्ट हुए। ये सिलसिला वहां से चालू हुआ। अब क्या है कि अब मेरे को जो भी घायल जानवर दिखता था उसका मैं इलाज करवा दिया करता था। जो भी कभी कोई भूखा दिखता था तो उसको खाना खिला दिया करता था। तो मेरी ना इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन जानवरों में जाने लगा, और जिससे मुझे सुकून मिलने लगा। उसके बाद ना मैं उस फार्म से शिफ्ट हुआ। तो जेरी को ना मेरे एक फ्रेंड है उनके पास मैंने अडॉप्ट करा दिया था जेरी को। बाकी शैडो और मिल्टन जो है वो वहीं पे रहते। धीरे धीरे बीच में कई बार ऐसा होता था कि मैं जाता था वहां पे, फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गया। तो जेरी
फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीच-बीच में ना वहाँ पे जाता था, तो मिल्टन और उसके लिए ना वहाँ पे एक शॉप वाले भैया हैं जिनके पास से मैं दूध ब्रेड लेता था, उनको महीने में मैं आज भी पैसे भेजता हूँ, उन दोनों के लिए। सो जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ ना, तो अब एक आदत बन चुकी थी कि मैं जहाँ पे भी हूँ ना, वहाँ के आस-पास के जानवरों का ख़्याल रखना कह सकते हैं आप इसे, या एक अटैचमेंट कह सकते हैं, या इसको पागलपन भी कह सकते हैं, कि उनको अगर मेरे को दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि वो भूखा ही है, जो जानवर मेरे को दिख रहा है। अब उसको खाना खिलाना चालू करा। खाना खिलाना चालू करते-करते फिर वहाँ पे 3-4 डॉग्स थे जिनको खाना देना चालू करा। वो 3-4 डॉग से कब 10 हुए, कब 20 हुए, कब 30 हुए, मुझे नहीं पता। मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जानवरों में जाने लग गया। फिर अब क्या हुआ कि मैं जिस कंपनी का इवेंट कर रहा था ना, उन्होंने मेरे को कहा कि आप ना यहाँ पे डॉग्स को बाहर खाना मत खिलाइए, बिकॉज़ हमारी ना डाइनिंग डिस्टर्ब होती है। तो मेरा उनके साथ थोड़ा-सा कलेश हुआ कि यार बेज़ुबान जानवर ही तो हैं, खाना ही तो खा रहे हैं, कौन-सा आपके रेस्टोरेंट में आके बैठ रहे हैं ये। चलो वहाँ से सब कुछ खत्म करा, फिर दूसरा कोई इवेंट, फिर मैं फ्रीलांसिंग करने लग गया। अब उसके ब उसी दौरान ना मैं उसी दौरान मेरी ना किसी से मुलाकात हुई। इन्हीं एनिमल्स से रिलेटेड मैंने ना किसी ने ग्रुप में डाला था एक, कि 6 बच्चे जो हैं वो गाज़ियाबाद में किसी नाले के पास पड़े हुए हैं और उनकी मदर का रोड पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो वो वीडियो और वो लोकेशन आई रात के 2 बजे ग्रुप के अंदर। तब एकदम से आँख खुली, देखा, तो मन ना माना नहीं। मैंने ये सोचा कि यार ये बिना माँ के बच्चे हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जिसने भी वो वीडियो फॉरवर्ड करा था, उनसे बात करके मैं पहुँच गया उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। अब इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि रेस्क्यू करने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, उतना कुछ पता नहीं था। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि इनके लिए ना बोर्डिंग्स होती हैं, आप इनको बोर्डिंग में रखवा सकते हो। तो उन 6 बच्चों को उठा के मैंने बोर्डिंग्स में रखवाया। बोर्डिंग्स में जिनके यहाँ पे रखवाया वो भी नोनू थी मेरी, जानने वाली थी। फिर धीरे-धीरे ना ये सिलसिला ऐसे ही आगे रेस्क्यूज़ का बढ़ता चला गया, धीरे-धीरे करके कुछ रेस्क्यूज़ करने लग गया मैं, जो फिर डॉक्टर्स के पास लेके जाने लग गया। अब हुआ क्या ना कि जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी इन सबको लेकर, उनका ना एक ड्रीम था कि उन्हें एक शेल्टर बनाना है बहुत बड़ा। मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे को शेल्टर बनाना है। शेल्टर भी नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि मेरा ये ड्रीम था कि मेरे आस-पास के जो जानवर हैं ना, वो जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ उन्हें मिल जाए। क्योंकि आप आजकल का माहौल देख रहे हैं, लोग पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, एसिड फेंक देते हैं, कुल्हाड़ी से मार देते हैं, क्या कुछ नहीं करते इन बेज़ुबानों के साथ। अगर भगवान ने ना हमें इस लायक बनाया है ना कि हम किसी बेज़ुबान को 2 रोटी खिला पाएँ, तो उससे बड़ी चीज़ तो शायद मेरे लिए इस दुनिया में कोई है ही नहीं कि भगवान ने आपको उस लायक बनाया है। शायद उसको नहीं बनाया इस लायक जो उसको डंडे मार रहा है या पत्थर मार रहा है। तो धीरे-धीरे करके फिर हमने एम्बुलेंस निकाली। एम्बुलेंस की स्टोरी ये है कि एक दिन ना मेरे को ना एक ग्रेटर नोएडा से कॉल आया कि एक ना डॉग का एक्सीडेंट हुआ है और इसके काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। उन्होंने बहुत जगह पे ट्राई करा बट कोई बात बन नहीं पाई थी, कोई रेस्क्यू हो नहीं पा रहा था, कोई कर नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, जो भी थी। तो मैंने उनको बोला, उस टाइम एक छोटी-सी जगह थी हमारे पास, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको लाते हैं किसी तरीके से और इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करा लेंगे, डॉक्टर के पास, जैसे भी जो भी कुछ होता है प्रोसेस। अब उनको मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आप किसी भी एम्बुलेंस से इसको भेज दीजिए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ कि मैं भेज पाऊँ इसको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मैं एम्बुलेंस अरेंज करके एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, आपको कुछ पे नहीं करना। तो वो एम्बुलेंस से लेके आ गए। उस एम्बुलेंस वाले ने मुझसे 2000 रुपए लिए। वो 2000 जो थे ना, जो मेरे हाथ से गए थे, उस 2000 की वजह से वो एम्बुलेंस आई थी। रीज़न क्या था कि जब वो बच्चा आया तो कुछ दिन बाद ना एक चीज़ ऐसी दिमाग में आई कि ऐसे कितने जानवर हैं जिनका सड़क पे एक्सीडेंट होता है और उनको इलाज नहीं मिल पाता, बिकॉज़ कि अगर कोई इंसान करना भी चाहता है उनके लिए, कोई इंसान उनको रेस्क्यू करवाना चाहता है, उसको इलाज दिलवाना चाहता है, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको ना एम्बुलेंस अरेंज करा पाता है, ना कोई चीज़ करा पाता है। तो वो जो थॉट आया था ना, तो दिमाग घूमा। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, एम्बुलेंस निकालते हैं। एम्बुलेंस निकाली, बहुत बच्चे उस पे रेस्क्यू करे। फिर जो छोटी-सी जगह थी, वो छोटी-सी जगह में हमारे पास लगभग 30 के करीब डॉग्स थे, जो रेस्क्यूड डॉग थे सारे। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि आपको खाली कर दो, बिकॉज़ इन डॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। तो जो ये शोर होता है, इसकी वजह से आस-पास की पब्लिक जो है वो कंप्लेन करती है। उन्होंने हमें ज़्यादा टाइम दिया नहीं, 1 महीने का टाइम दिया। अब हमने ये सोचा कि इस 1 महीने में हम नई जगह कैसे ढूँढेंगे? हमने बड़ी मुश्किल से एक नई जगह ढूँढी, अब वो पूरा रॉ लैंड, उस पे कुछ भी नहीं बना हुआ। जैसे-तैसे करके पैसे इकट्ठा करके हमने उस जगह को बनवाना चालू करा उन 30 बच्चों के लिए। हमने बनाई भी।
वो सिलसिला जो चालू हुआ ना, वो कब 130 डॉग पे पहुंच गया, आज तक नहीं पता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिनके साथ में ये कर रहा था, ये एनजीओ का, कुछ हमारी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से मुझे सेपरेट होना पड़ा। मैं सेपरेट हुआ 8 महीने पहले। 8 महीने पहले मैं सेपरेट हुआ, और उस टाइम में सेपरेट होने से 2 महीने पहले ना मैं केशव से मिला था। केशव को मैं वैसे पर्सनली नहीं जानता था। केशव से मिला मैं जो अभी 2025 के अंदर फ्लड्स आए थे, उसमें मिला मैं केशव से, क्योंकि वो मेरे साथ रेस्क्यूज कर रहा था। तो केशव मेरे बारे में जानता था कि वो कैसे मतलब वो मेरे साथ रेस्क्यूज कराता था, तो मैं केशव के बारे में जानता था कि वो एनिमल्स को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। और केशव ना एक डॉग बोर्डिंग रन करता है, तो उस डॉग बोर्डिंग में कई बार ना मैंने अपने रेस्क्यू केसेस भी रखवाए थे। जब मेरे पास जगह नहीं होती थी तो केशव उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के रखता था। तो मेरे लिए ना वो बहुत एक बड़ी चीज थी कि कोई इंसान जो है वो एनिमल्स के लिए इतना डेडिकेटेड है, इतना इमोशनल है कि वो अपना नुकसान करके एक बच्चे की जान बचा रहा है। देने वाला ना वो ऊपर वाला। मैं आज तक अगर आपको बताऊं ना, मेरे को 8 साल हो गए। इन 8 सालों में ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं अगर कहूँ ना तो हजारों बार ऐसा हुआ है कि मेरा अकाउंट पूरा खाली पड़ा है। पर अगर कोई बच्चा आया है ना और उसका इलाज होना है, उसको खाना देना है, उसको रखवाना है, कुछ भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज हो जिसमें पैसे लग रहे हो, वो काम मेरा कभी रुका नहीं। मुझे नहीं पता कैसे होता है, वो करता है और हो जाता है। वही एक बहुत बड़ी चीज है। इसको ये भी कह सकते हैं कि शायद मेरी जरूरतें कम है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो जो वो डिप्रेशन वाला फेज था ना मेरा, तो वो बहुत गंदा था। मैं सोचता हूँ, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने ये सोचा था कि शायद मेरी जिंदगी ना खत्म सी हो गई, मतलब मैं जी क्यों रहा हूँ। फिर एक वो आया कि यार अगर मैं इतने साल मैंने बच्चों के लिए काम किया, मैं आगे करना चाहता हूँ, तो ठीक है ना, करते हैं, दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से वापस स्टार्ट करना ना कहने में जितना आसान है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हो ना, जब आप ग्राउंड पे आते हो, जब आप अर्श से फर्श पे वापस आते हो ना, और फिर वापस फर्श से आपको ऊपर जाना होता है, तो आपको हर एक चीज झेलनी पड़ती है। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे को अपनी फैमिली से मिले हुए 7 साल हो गए। 7 साल ना मिलने का रीजन पता है क्या है आपको? ये मेरे बच्चे। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगा तो पीछे से पता नहीं क्या हो जाए। मेरे बच्चे मेरे से इतने ज्यादा अटैच हैं, वो ठीक से रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। मेरे 2 पेट्स हैं, मैगी और डोडो। अब उनका ही अगर मैं कहूँ तो अगर मैं 2 घंटे के लिए भी कहीं जाता हूँ तो वो आके गेट पे बैठ जाते हैं, मैं कैमरे पे देखता रहता हूँ। मैं कैसे छोड़ के छोड़ जाऊँ? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज में, बहुत सपोर्ट करती है मुझे। तो जो वो डिप्रेशन वाला फेज था ना मेरा, उसके लिए मैं सबसे बड़ा जो श्रेय है, मतलब क्रेडिट जो देना चाहूंगा कि आशीष को, अगर उसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा ना, और कहूंगा कि अगर आशीष आज जिंदा है, वापस वही सब कुछ कर रहा है जो वो करना चाहता था, तो उसका क्रेडिट सिर्फ केशव को जाता है। क्योंकि उसकी वजह से ही मैं वापस उस मेंटल पीस को पा पाया, उस काम को पा पाया, और उस जगह पे रह पाया जो मेरा पैशन था। एक होता है ना कि आप किसी एक जगह को अपने हाथ से बनाते हो, तो एक एक ब्रिक के साथ में आपके ना इमोशन जुड़े हो। आप एक पौधा भी लगाते हो ना, तो आप उसको बचपन से बड़ा होते हुए देखते हो, और सडन आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो वो जो यादें हैं ना, वो आपको हर रात तंग करती हैं। हर रात जब आप खुद के साथ बैठते हो ना, तो वो चीजें आपको याद आती हैं। मैं अपने आप को ऐसा चाहता था कि मैं ऐसा बिजी हो जाऊं, ऐसा बिजी हो जाऊं कि मैं खुद के साथ बैठ ही ना पाऊं। उस चीज में केशव ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर मैं खुद के साथ, मतलब मेरे लिए ना बहुत स्कैरी है वो चीजें बताना, जो जो चीजें मैंने फेस करी। ठीक है, एनीवे जो भी हुआ वो पास्ट है मेरा। अब प्रेजेंट पे, प्रेजेंट में इतने रेस्क्यूज वापस करे मैंने, बच्चों को ठीक करा, रिलीज करा, बच्चों को वापस खाना खिलाना चालू करा। पहले जो मेरा पुराना वाला शेल्टर था वो सही चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि जिसके साथ मैंने वो करा था वो मुझसे भी बड़ी एनिमल लवर है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ ये चीज कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर नहीं, बट वो मुझसे बड़ी। मैंने इतना डेडिकेशन, इतना प्यार किसी जानवर के लिए, किसी बेजुबान के लिए पहली बार किसी में देखा।
तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। सो सब कुछ सही चल रहा है। अब जब मैंने वापस स्टार्ट करा तो मेरा ड्रीम वापस वही है, एक बड़ा सा शेल्टर बनाना, जहाँ पे उन बेजुबानों को जगह मिल पाए जो कि डिजर्व करते हैं, जिनका रोड पे एक्सीडेंट होता है, जो कि अबैंडन्ड हो जाते हैं, जिनको सही इलाज मिल पाए, खाना मिल पाए टाइम पे, सही से देखभाल हो उनकी, उनको इमोशनल सपोर्ट मिल पाए। एक शेल्टर जो होता है ना, वो आपकी टाइल्स से नहीं बनता कि आप संगमरमर बिछा लो यार उस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को चाहिए मिट्टी, उनको खोदना है। आपको ना बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। कहते हैं ना एक जानवर जो है वो जिस तरीके से रहता है, उसको जो पसंद है उसके लिए आपको जानवर बनना पड़ता है, आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। मैं उस हिसाब से बनाना चाहता हूँ आगे जो शेल्टर बनाना है। बनेगा, मुझे पता है, पहले भी बनाया, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। सब कुछ मैंने उसके ऊपर छोड़ा, क्योंकि मैं कोई नहीं होता करने वाला वो सब कुछ वही है। आज से पहले भी, अभी भी और आगे भी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को ये मेरा मिशन है, ये करना है मुझे, ये होते जाएगा, टेंशन नहीं, होता गया। वो कहाँ से करता है वो मैं नहीं जानता। अब वापस 50-60 बच्चों को मैं बाहर खाना खिलाता हूँ। केशव की बोर्डिंग जो है, उस पे उसकी बोर्डिंग्स के भी डॉग हैं। प्लस उसने मेरे को एक एरिया दे रखा है अपने बोर्डिंग का कुछ, जिसपे मैं अपने रेस्क्यू डॉग्स रखता हूँ। और एक पैसे नहीं लेता मुझसे वो, बहुत अच्छा है दिल का। सो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी हेल्प है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटल भी बहुत बड़ी हेल्प है मेरे लिए। मैं वापस सब कुछ करूंगा वैसे ही जैसे मैं पहले करता था। ये मेरा वादा है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसे ही करूंगा। मैं देखता हूँ ना सड़क पे बच्चों को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब तक ना आप किसी बेजुबान का दर्द आप तब तक नहीं समझ सकते ना, जब तक आप खुद को उसकी जगह पे रख के ना देखो। और जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल दर्द, एक्चुअल पीड़ा जो वो फेस कर रहा है वो क्या है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास घर है, हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास खाना है। अगर हम बीमार पड़ते तो हमारा इलाज हो जाता है। इन बेजुबानों को देखने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। जब मैं देखता हूँ ना कि इन बच्चों के साथ क्या क्या बुरा होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इनको जितना अच्छा एनवायरनमेंट दे पाऊँ जो ये बच्चे डिजर्व करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ डॉग्स की बात नहीं कर रहा मैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, अलग अलग तरह के जितने भी जीव है। क्योंकि ना कहते हैं ना कि जैसे मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है। मेरे हाथ में मैंने टैटू भी करवा रखा है पशुपतिनाथ। मैं बहुत मानता हूँ भगवान शिव को, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अगर जिंदा भी हूँ तो वही चाहता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद यही चीज है कि पशुपतिनाथ जो है ना, वो सारे पशुओं के स्वामी हैं। और मैं कोई नहीं होता जिसने ये रास्ता चुना, मुझे ऐसा लगता है कि उसने शायद चुना है। मैं कोई नहीं होता, मैं कौन सा पैदाइशी एनिमल लवर था, नहीं था। कोई ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो कड़ियाँ जुड़ती गई और ऐसा सब कुछ होता गया। जिंदगी जीने का मकसद कुछ और हो गया। पहले कुछ और सोचा था कि बड़े होके ये बनेंगे, बड़े होके वो बनेंगे, जैसे हर कोई सोचता, पेरेंट्स भी सोचते कि बड़े होके हमारा बच्चा ये बनेगा, बड़ा होके हमारा बच्चा ये बनेगा। बट किसी ने भी सोचा था कि मैं एक ऐसा हार्डकोर एनिमल लवर बन जाऊंगा। मेरे को ना कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद इनके दर्द से शायद मुझे दर्द हो, जो भी है। खैर, अब आगे जो करना है, आगे यही ड्रीम है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाऊं मैं, बहुत बड़ा, जहाँ पे अगर मेरे को कभी कोई रेस्क्यू के लिए कॉल आए ना, तो मुझको मना ना करना कि मैं नहीं रख सकता या मेरे पास जगह नहीं, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ना ये चीज बच्चे ना ये चीज बच्चे ना ये चीज डिजर्व करते हैं। कहते हैं ना जो बीत गई सो बात गई। तो जो हो गया सो हो गया, जो अब है, जो आगे करना है उस पर फोकस करते हैं। इनका पेट भरता है तो मेरे को सुकून मिलता है, इनका इलाज होता है तो मुझे शांति मिलती है कि चलो किसी का इलाज कर दिया। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज कहते हैं ना कि भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और सेवा किसी भी रूप में कर सकते हो आप।
तो ये जो सेवा है ना, ये ऐसी ही बरकरार रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे सामने कोई भी बेजुबान अगर है, तो वो जो चीज डिजर्व करता है वो उसे मिलेगी। 100 नहीं है, 200% है। बाकी करने वाला तो वो ऊपर वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पता क्या है, अगर कोई एक भी इंसान इस वीडियो से थोड़ा सा एनिमल्स के प्रति थोड़ी दया ला पाए, या जो उसके अंदर दया है वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ पाए, या अगर उसको एनिमल्स से प्यार नहीं है, वो किसी एक जानवर से भी प्यार कर ले, या कभी उसको रोड पे कोई बच्चे का एक्सीडेंट होता हुआ दिखे तो वो सडन एक फोन कर ले किसी एनजीओ को, या खुद ले जाके अस्पताल में पहुंचा दे। मेरा इस वीडियो का मोटिव वही सॉल्व हो गया। इस वीडियो को आपने देखा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और ये सेवा ऐसे ही चलती रहेगी, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स।